नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत फिट और हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत और विदेश में। दोस्तों 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन स्टार्ट कर दी। दोस्तों दुनिया इसको इन्वेजन कह रही है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसए इसको इन्वेजन कह रहा है और इसको एक वॉर स्टार्ट कर रहा है। वहीं पर रशिया का ये कहना है कि ये कोई इन्वेजन नहीं है, रशिया यूक्रेन को हथियाना नहीं चाहता। रशिया का ये कहना है कि ये एक स्पेशल मिलिट्री। तो जानते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों रशिया बार बार यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर इन्वेड करने की कोशिश करता है। कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1991 से। जो आज के समय रशिया है, जिसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि रशियन फेडरेशन कहा जाता है, इससे पहले ये एक सोवियत यूनियन का सक्सेसर है। सोवियत यूनियन 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेट हो गया था, जिसके अंदर कुछ 15 देश टूट के अलग हुए थे। लेकिन इस जो सोवियत यूनियन का जो सक्सेसर है, वो सक्सेसर रशियन फेडरेशन ही कहलाया जाता है, जो कि पुतिन जिसके ऊपर शासन करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था, 1991 से पहले वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई थी तो दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। दो सुपर पावर इमर्ज हुई थी। एक तो था यूएसए और उसके अलाइज। यूएसए के साथ कौन कौन था? पूरा यूरोप था। और दोस्तों पाकिस्तान, एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी उस समय यूएसए का अलाइज था। वहीं पे दूसरा सुपर पावर था यूएसएसआर, जिसको कि सोवियत यूनियन बोला जाता है। उसका कौन कौन अलाय था? जैसे आज के ज़माने में चाइना है, यूएसए के साथ में जो क्यूबा था वो भी रशिया फेडरेशन का अलाय था। तो दोस्तों जब धीरे धीरे उस समय इतनी दुनिया के ऊपर कब्जा करने की शुरुआत हो चुकी थी, यूएसए चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उसके इन्फ्लुएंस में रहे, वहीं पर सोवियत यूनियन चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उसके इन्फ्लुएंस में रहे। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सपेंशन करते थे अलग अलग तरीक़ों से। दोस्तों यूएसएसआर ने बनाया था एक वार्सो पैक्ट ट्रीटी थी। वार्सो पैक्ट के अंदर क्या था, जैसे यूएसएसआर एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी, उस समय की मिलिट्री पावर थी, तो उसने काफ़ी सारी अपने आसपास के देशों के साथ ट्रीटी कर ली थी कि अगर किसी ने उनके देश पे हमला किया, जैसे इंडिया है, इंडिया ने नेपाल के साथ ट्रीटी कर ली और इंडिया ने ये ट्रीटी कर ली कि अगर नेपाल के ऊपर किसी ने हमला किया तो इंडिया उसके ऊपर अटैक करेगा। वही ट्रीटी करके काफ़ी सारे यूएसएसआर के बदले भी उसके काफ़ी सारे एरिया के जो देश थे उन्होंने एक वार्सो पैक्ट बनाया और उसके अंदर ट्रीटी साइन कर ली। और वहीं पे इसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने नाटो बनाया। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, यूएसए जो इसका लीडर था उसने काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर, उस समय 12 देशों ने मिलकर नाटो बनाया था। लेकिन अब जब 1991 के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो वार्सो पैक्ट था वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो अब नाटो की क्या ज़रूरत थी? नाटो की दोस्तों कोई ज़रूरत थी नहीं। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या किया था, नाटो के ऊपर थोड़ी स्ट्रेस देना कम कर दिया था और वो क्वाड की तरफ मूव किए थे, क्योंकि उनका मानना था कि चाइना जो है वो एक्चुअल दुश्मन है, रशिया इस समय हल्का पड़ चुका है, तो उनको नाटो की कोई ज़रूरत एज सच है नहीं। लेकिन होता क्या है, वहीं पे जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारते हैं तो होता क्या, बाइडन आते हैं। बाइडन फिर से नाटो के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, नाटो को और ज़्यादा फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं और नाटो को और ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। और बाइडन ने आते ही साफ साफ क्या बोला, साफ साफ ये बोला कि जो उनका प्राइम दुश्मन है वो आज भी रशिया है। तो दोस्तों इसकी वजह से तनखियाँ बढ़ने लगी। अब जो रशिया है और उसके बीच में जो यूक्रेन है और उसके जो यूक्रेन के वेस्टर्न साइड पे जो नाटो कंट्रीज़ हैं, तो यूक्रेन जो है एक बफर जोन का काम करता था। दोस्तों 2014 से पहले जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था वो रशियन इंक्लाइन था, लेकिन जो 2014 के बाद जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आए ये प्रो वेस्टर्न थे। तो इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने नाटो को ज्वाइन करने की कोशिश की और इन्होंने शुरुआत कर दी कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। रशिया इनको वार्निंग देता रहा कि नाटो ज्वाइन मत करो, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। यूएसए ने भी पूरा पंप किया यूक्रेन को कि आप नाटो ज्वाइन कीजिए, नाटो ज्वाइन कीजिए। अब नाटो ज्वाइन करने से रशिया पे क्या दिक्कत आती है? दोस्तों अगर नाटो
यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है और यूक्रेन की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर रशिया के साथ लगती है। अब आप मानिए अगर यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल यूएसए खड़ा कर देगा तो रशिया क्या करेगा? ऑटोमेटिकली रशिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा, वो भी यूएसए के साथ, जहाँ की जो बाइडेन ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि रशिया हमारा सबसे नंबर 1 एनिमी है आज भी। तो दोस्तों एक शक्तिशाली देश यही करता जो रशिया ने आज किया। अगर रशिया ये नहीं करता तो रशिया को खून के आंसू रोने पड़ते दोस्तों, जब यूएसए रशिया के ऊपर अटैक करता। तो दोस्तों दिक्कत क्या है, नाटो से प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों नाटो की कुछ एक है आर्टिकल 5। अब जैसे नाटो के अंदर टोटल 30 देश हैं, उन 30 देशों के अंदर अगर कोई अलग देश उन 30 में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला करता है तो 30 के 30 देश मिलके उसको मारेंगे। लेकिन अगर कोई नाटो कंट्री दूसरे देश पे हमला करता है तो उसको खाली अकेले उसी देश से लड़ना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट जो रशिया के लिए पनपे जागा था। नाटो के अंदर क्या है, नाटो को ज्वाइन करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सोवेनिटी होनी चाहिए देश की, देश रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूएन से और भी बाकी जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। लेकिन यूक्रेन की बॉर्डर्स वेल डिफाइंड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि क्रीमिया जो कब्जा है, क्रीमिया पे रशिया ने कब्जा किया हुआ है। यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको सेपरेटिस्ट ने कब्जा किया हुआ है। अब ये तो कोल्ड वॉर टाइप चली गया है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चली गए हैं। अगर आप सोचिए अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता है तो बाय डिफॉल्ट क्रीमिया के ऊपर उसका अटैक हो जाएगा, क्योंकि रशिया का पार्ट है ना, रशिया का पार्ट है क्रीमिया इस समय। लेकिन यूक्रेन क्या कहता है, वो मेगा पार्ट है, रशिया ने उसको इन्वेड करके अपनी तरफ ले लिया था। तो ऑटोमेटिकली वॉर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नाटो तो यही कहेगा कि क्रीमिया रशिया का नहीं है, यूक्रेन का है। तो सारी बात ही यही है दोस्तों। इसलिए पुतिन ने ऑल आउट अटैक किया, जिसको कि वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोलता है। दोस्तों पुतिन इसको वॉर डायरेक्टली क्यों नहीं बोल पा गए, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन क्यों बोल गए हैं? दोस्तों होता क्या है, यूएन बनने से पहले कोई भी मजबूत देश कमजोर देश के ऊपर हमला करता था और उसको कब्जा लेता था। लेकिन यूएन बनने के बाद क्या हुआ है, कोई भी ऐसी कोई स्ट्रांग देश हल्के देश को मार पीट के कब्जा कर नहीं सकता अपनी मिलिट्री पावर की वजह से। लेकिन एक काम कर सकता है, अगर कोई दूसरा देश बड़े देश से हेल्प मांगे कि हमारे साथ गलत हो गया तो वो हेल्प जरूर कर सकता है, जैसे रशिया कर रहा है। रशिया ने इसके अंदर क्या किया, जो ईस्टर्न यूक्रेन के जो कुछ सेपरेटिस्ट एरिया थे, डोनबास और लुहांस्क, उनको रशिया ने क्या किया, उनको एक इंडिपेंडेंट देश की मान्यता दे दी। अब रशिया के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट देश है। अब दुनिया बाद में रिकॉग्नाइज करे ना करे, लेकिन रशिया ने उनको इंडिपेंडेंट देश रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इंडिपेंडेंट देश रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या हुआ, जो यूक्रेन है, यूक्रेन तो उनके ऊपर जीनोसाइड करेगा था एज पर रशिया। तो डोनबास और लुहांस्क रीजन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने रशिया से हेल्प मांगी और रशिया ने अपनी मिलिट्री उतार दी, जो कि आप देख ही गए हैं। अब दोस्तों इससे क्या होगा, इससे पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ गया है? अब दुनिया डायरेक्टली तो इस वॉर के अंदर इंडल्ज हो नहीं सकती, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी इस वॉर के अंदर आएगा वो न्यूक्लियर अटैक झेलने के लिए तैयार हो जाए। इंडिया के क्या चांस है? इंडिया ने सबको यही बोला कि शांति बनाए रखिए, बाकी हम दवाइयाँ तो हर देश में देंगे ही। वो यूक्रेन के अंदर भी यही कर रहा है इंडिया हमारा, वो यूक्रेन के अंदर दवाइयाँ भेज रहा है, लेकिन सपोर्ट वो रशिया का करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन हमको तो सेटिंग बना के रखना है ना दोनों की तरफ, तो यही रीज़न है। लेकिन दोस्तों इससे हो क्या रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी नाजुक मोड़ पे आती जा रही धीरे धीरे। रशिया और पूरा वेस्ट वर्ल्ड इंडिया को पुश कर रहा है कि हम रशिया को कंडेम करें, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर हम उसे कंडेम करेंगे तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा रशिया के ऊपर। वहीं रशिया हमसे हेल्प मांगा, रशिया हमारा पुराना मित्र है, आपको पता ही है कि 1971 के अंदर पूरे के पूरी दुनिया से अकेला हमारे साथ खड़ा हो गया था। और दोस्तों अब इससे हो क्या गया, अब कोई मिलिट्री वॉर तो कर ही नहीं सकता रशिया के साथ,
क्योंकि फिर न्यूक्लियर अटैक का खतरा है। लेकिन वहीं हो क्या रहा है, पूरी दुनिया रशिया को अलग थलग कर गई है, रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रही है। ऐसा कोई सैंक्शन नहीं है इस टाइम जो रशिया के ऊपर पूरे यूरोप और यूएसए ने ना लगाया हो, क्योंकि मेजरली यही ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं, इनसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। इस समय रशिया के सारे मॉल खाली हो चुके हैं, ज़्यादातर जितने भी यूएस कंपनी सब देश छोड़ के जा चुकी हैं, सारा इंटरनेट कट ऑफ हो चुका है, रशिया दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। दोस्तों उसके ऊपर स्विफ्ट बैन भी लग चुका है। स्विफ्ट बैन मतलब रशिया अब डॉलर के अंदर जो रशिया को पेमेंट करनी थी दुनिया के अंदर बिजनेस करने के लिए, अब वो ख़त्म हो गई स्विफ्ट बैन लगाती। अब उसके पास जो 630 प्लस समथिंग का बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व था, अब वो ज़ीरो हो चुका है। और दोस्तों हुआ क्या है, यूएसए ने अपनी हेजीमनी के ज़रिए रशिया के जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए हैं। यूएसए ने साफ बोल दिया है रशिया का क्रूड ऑयल कोई खरीदेगा नहीं, और इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते जा गए हैं। अब जो मैं लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ इसके हिसाब से इस समय क्रूड ऑयल $106 पर बैरल है। बैरल समझ लीजिए आप, एक बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स। अब ये ऑल टाइम हाई है 2017 से 2015 से। और अंदाज़ा तो ये भी लगाया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो $150 प्रति बैरल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया इस समय बहुत ही नाजुक मुकाम पे खड़ी है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना हुआ है। अगर रशिया को लगा कि वो सब कुछ हार गया है तो वो ऑल आउट अटैक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो न्यूक्लियर वॉर भी कर दे। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें नुकसान किसका होता है? इसमें नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक का, सिविलियंस का। अभी जो रशिया यूक्रेन में अटैक कर रहा है उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सिविलियन मारे जा रहे हैं, और वहीं जो यूएसए गल्फ कंट्रीज़ में करता है और भी जो दुनिया के कोने में करता है भी सिविलियन ही मारे जाते हैं। तो दोस्तों एट द एंड एम्पायर खड़े होते रहते हैं, सिविलियन मरते रहते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, देखते हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर अभी आगे क्या निकलता है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।